हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया था, कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने यहाँ पर सीख लिया था। ठीक है, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता। देखो, हमने प्रतिरोधकता के बारे में पहले से ही कुछ जाना हुआ है। ठीक है, प्रतिरोधकता होती क्या है, इसको हम रो लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। ठीक है, बस इसमें हमने एक सूत्र की व्युत्पत्ति करी थी। ठीक है, तो इस जो ये सूत्र है, इस सूत्र से हम प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता को हम आसानी से समझ सकते हैं। सूत्र क्या होता है, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये ध्यान रखना है बस इसमें आपको। इसमें m तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और e आवेश होता है, n यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टो यहाँ पर क्या होता है, विश्रांति काल होता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता के तापमान पर जो निर्भरता है उसे भी यहाँ पर तीन पदों में इसको डिवाइड किया हुआ है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता बताई गई है चालक के लिए। ठीक है, कोई भी चालक होता है, जिस मान लो यहाँ पर अपना फर्स्ट पॉइंट होगा कि चालक की प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता। चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता, तापमान पर निर्भरता। आज वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, मैं साथ में नोट्स भी यहाँ पर लिखवाते हुए चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ चालक की प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता को हम समझे, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्रतिरोधकता के आधार पर हम चालक, कुचालक, अर्धचालक इनका कैसे वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, देखो, अपन जानते हैं कि कोई भी चालक जो होता है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, और कुचालक पदार्थों की क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि अर्धचालक पदार्थ जो होते हैं उनकी प्रतिरोधकता चालक व कुचालक की प्रतिरोधकता के मध्य के भीतर होती है। ठीक है, तो हम चालक की प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता को कैसे समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन जानते हैं प्रतिरोधकता रो इक्वल क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये होती है। ठीक है, अब अपने पास में कोई चालक है, मान लेते हैं क्या है, चालक है, ये मैंने एक चालक लिया। ठीक है, अब चालक में अपन जानते हैं क्या उपस्थित रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से टक्कर करते रहते हैं इस तरीके से, है ना। और अपन जानते हैं इनकी दो उत्तरोत्तर टक्कर के मध्य लगने वाला जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। अब यदि इनके तापमान में, अगर मैं टी में तापमान में वृद्धि करूं, इनके तापमान में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा, तापमान में वृद्धि करने पर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में हालांकि थोड़ा बहुत। ठीक है, तापमान में वृद्धि होने पर इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है उष्मा ऊर्जा ग्रहण करेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये तेजी से टक्कर करेंगे, तेजी से टक्कर करेंगे तो विश्रांति काल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर विश्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी और पदों को अपन देखें तो ये सब इसमें क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। भाई, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का नियत है। ठीक है, आवेश इनका नियत है, एन इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो भी नियत है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ने घटने वाली यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम देखें कि यहाँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ एम, एन और ई ये सब क्या है, नियत है। और नियत है तो रो 1/2 हो गया, मतलब इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब विश्रांति काल, तापमान में वृद्धि करने पर विश्रांति काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उसकी प्रतिरोधकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। बस ये यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, मतलब आपको ये थ्योरी लिखनी है यहाँ पर। अब इसके बारे में देखो, बस अपन को ये जानना था कि प्रतिरोधकता की ये चालक की प्रतिरोधकता तापमान पर कैसे निर्भर कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इनका विश्रांति काल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम क्यों हो रहा है, तापमान में वृद्धि करने पर। विश्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और प्रतिरोधकता बढ़ने से क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ने से वो कुचालक की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो एक कुचालक की तरह धीरे धीरे कुचालक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कोई भी चालक की प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब किसी
जब किसी चालक के तापमान में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करते हैं तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उष्मा ऊर्जा ग्रहण कर तेजी से टक्कर करने लगते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल घट जाता है जिससे चालक की प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है तथा चालकता में कमी होती है। तो ये आपको इसमें नोट्स में इसके बारे में लिख लेना है कि किस तरीके से चालक की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। इसके लिए एक वक्र भी होता है, तो आप ये वक्र आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसका वक्र बना देता हूँ, ठीक है, प्रतिरोधकता और तापमान के लिए। यहाँ पर हम ले लेते हैं तापमान को, इधर ले लेते हैं प्रतिरोधकता को ओम इंटू मीटर में, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि 10⁻⁻8 के समथिंग कोई भी चालक होता है, उनकी प्रतिरोधकता की रेंज होती है। तो तापमान 0 हो तो भी कुछ प्रतिरोधकता होगी, लेकिन 0.000 कुछ ऐसा होगा तो वो ऑलमोस्ट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, प्रतिरोधकता ऑलमोस्ट 0 ही रहेगी। लेकिन अपन जानते हैं तापमान में वृद्धि करते हैं, तो तापमान में वृद्धि करने पर कुछ देखो, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी अगर अपन पहुँचते हैं तो प्रतिरोधकता लगभग उतनी बनी रहती है, लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में इनकी प्रतिरोधकता कुछ इस तरीके से वृद्धि होती है, प्रतिरोधकता में इस तरीके से वृद्धि होगी। ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये बच्चों किसके लिए है, ये है बच्चों चालक के लिए। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको याद हो, हमने 11th क्लास में, है ना, इसमें कुछ फॉर्मूला भी है जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चालक के लिए ही, तो ये आपको नोट कर लेना है कि हमने 11th क्लास में, है ना, पदार्थों का तापीय प्रसार के बारे में पढ़ा था, रैखिक प्रसार, है ना, क्षेत्रीय प्रसार, आयतनिक प्रसार, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। और वहाँ पर हमने कुछ सूत्र भी प्राप्त किया था, अगर याद हो तो मैंने ऐसा कुछ सूत्र बताया था, L = L0 ब्रैकेट 1 + α_t - T0। ये मैंने आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से इसके बारे में बताया था आपको। रैखिक प्रसार, अगर क्षेत्रीय प्रसार होता है तो A = A0 1 + अल्फा, कुछ इस तरीके से था, है ना, सॉरी, β_t - T0। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से आयतनिक प्रसार था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखो अब देखो, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो बताओ इनके प्रतिरोध में भी वृद्धि होगी कि नहीं, ये बताइए आप, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनकी प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता, प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता के लिए भी हम इस तरीके का एक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बच्चों, यहाँ पर इसके लिए कोई डेरिवेशन है नहीं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, इसके लिए डायरेक्टली ये सूत्र याद रख लेना है इसी रूप में, जैसे अभी मैंने यहाँ पर इनके लिए, क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, और रैखिक प्रसार के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रतिरोध के लिए, है ना, चालक के प्रतिरोध के लिए, यहाँ पर मैं कहूँगा चालक का प्रतिरोध होता ही है, ठीक है। तो चालक के प्रतिरोध के लिए हम जो लिखते हैं सूत्र, वो होता है R = R0 ब्रैकेट 1 + अल्फा एंड ब्रैकेट T - T0। ये
प्रतिरोध के लिए होता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मैं इनके बारे में भी बता रहा हूँ साथ ही में। देखो टी नोट आ रहा है, टी नोट का मतलब है प्रारंभिक तापमान और आर नोट का मतलब है इस प्रारंभिक तापमान पर प्रतिरोध। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जहाँ आर नोट प्रारंभिक तापमान टी नोट पर प्रतिरोध है। क्लियर, ताकि आपको याद रहे, ताकि हम इनके न्यूमेरिकलों को सरलता से हल कर सकें। और आर अंतिम तापमान, कोई चालक का अंतिम तापमान होगा कि तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान मिलेगा। ठीक है, अंतिम तापमान टी पर ये इसका प्रतिरोध होगा। क्लियर यहाँ तक। और अल्फा यहाँ पर है ताप गुणांक, चालक का ताप गुणांक। ठीक है, चालक का ताप गुणांक। और इसका मात्रक होता है क्या, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे ये काम में आने वाली सब चीज़ें हैं। डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, केल्विन इनवर्स नहीं कर देना है इसको। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से प्रतिरोधकता के लिए भी होता है। हालांकि प्रतिरोधकता पर कोई न्यूमेरिकल है नहीं, फिर भी प्रतिरोधकता के लिए हम कहें, प्रतिरोधकता के लिए ये होता है रो इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। तो इसमें भी सारी सब कुछ वही बातें इसके लिए होगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला हो गया। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसका उपयोग करना सिखाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकलों में करवाऊंगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करवा रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, इसी में है ना, चालक के लिए मिश्र धातु के लिए हम बोल सकते हैं मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर तापमान पर निर्भरता। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता भाई पूछ ले तो, है ना, प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो मिश्र धातु जो है, ये ऐसी धातु होती है कि इनकी प्रतिरोधकता जो है वो तापमान, इनकी प्रतिरोधकता की निर्भरता तापमान पर नगण्य होती है। मैंने आपको बताया भी था कि मिश्र धातु जैसे मैग्नीन वगैरह इस तरीके के वायर जो है हम लैब में उपयोग करते हैं। नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम जिसमें निकिल और क्या क्रोमियम जिसमें मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो लैब में वहाँ पर उपयोग करते हैं ताकि इनका प्रतिरोध नहीं बदले। ठीक है, चालक जो होता है, मतलब ये जो तार हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, इनका प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए, ताकि हम कैलकुलेशन सही कर सकें, प्रयोग सही कर सकें। ठीक है, तो अगर ये तापमान पर निर्भर करेंगे, इनके प्रतिरोध अगर तापमान पर निर्भर करेगा तो हमारा कोई भी प्रयोग जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता की जो तापमान पर जो निर्भरता है वो नगण्य होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाइक्रोम किससे मिलकर बना हुआ होता है, निकिल होता है, इसमें 80% होता है, प्लस होता है क्रोमियम। मैं आपको ये लैब में आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये इसमें होता है इसका 20%। ठीक है, मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम जो है कि प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता नगण्य होती है। बस इतना ध्यान रखना है, निर्भरता नगण्य होती है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर हम यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से प्रतिरोधकता में अपन देखें, जैसे चालक के लिए मैंने आपको बताया तापमान में वृद्धि करते हैं तो किस तरीके से उनकी प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ठीक है, बिल्कुल नगण्य होती है, ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर इनमें बुक में इसका ग्राफ भी बनाया हुआ है तो मैं एक बार ग्राफ भी मैं इसके बारे में बना देता हूँ इसका। लेकिन ग्राफ में ये ध्यान रखना है कि यहाँ मात्रक जो है वो आपको दिया हुआ होगा माइक्रो ओम इंटू मीटर में दिया हुआ होना चाहिए, ध्यान रखना है। माइक्रो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर अगर दिया हुआ है बुक में तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। माइक्रो ओम इंटू मीटर आपको लेना है, क्योंकि बुक में बताया कि तापमान में वृद्धि करने पर इनकी प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। बिल्कुल होगी, प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी।
लेकिन माइक्रो में होगी। अब अपन जानते हैं माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है माइक्रो का मतलब, ठीक है। इसका मतलब प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी भी तो वो नगण्य के समथिंग होगी, ये ध्यान रखना है। अब कोई भी 0 केल्विन तापमान है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी प्रतिरोधकता होगी, और अगर आप तापमान में वृद्धि कर भी रहे हो तो उसकी प्रतिरोधकता में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तापमान में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता में वृद्धि हो रही है, लेकिन माइक्रो में हो रही है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि बिल्कुल नगण्य है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता तापमान में निर्भरता नगण्य होती है, इसके बारे में आपको जान लेना है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट होगा अपने किसके लिए, कुचालक पदार्थों के लिए, थर्ड पॉइंट, ठीक है। कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता, ठीक है। कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता। देखो कुचालक पदार्थ की अगर अपन बात करते हैं तो कुचालक पदार्थ जो है उनकी जो प्रतिरोधकता है वो तापमान पर निर्भर करती है, सीधे रूप से निर्भर करती है, ठीक है। तापमान पर कैसे निर्भर करती है ये भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो कुचालक पदार्थ जो होते हैं कि अपन जानते हैं कुचालक पदार्थ कहते किसे हैं। सबसे पहले आप इसको दिमाग में फिट करिए। कुचालक पदार्थ का मतलब होता है कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नगण्य होती है, ठीक है। अब इसके भीतर क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं किस रूप में होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाहर की जो अंतिम जो कक्षाएं होती है वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन कुचालक पदार्थों में ये एक प्रबल बंध से बंधे हुए होते हैं। तो बच्चों होगा क्या, तापमान में वृद्धि करने पर वो ही इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाली जो कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए मैं या थोड़ा सा आपको एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ। देखिए ये मान लो कि कोई कुचालक पदार्थ का कोई परमाणु है और ये वाली कक्षा उसकी अंतिम कक्षा मानकर चलते हैं हम। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये बहुत ही प्रबल बंध से बंधा हुआ है, ठीक है। मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, इस वजह से ये क्या है, कुचालक पदार्थ है। अब तापमान में वृद्धि करें, तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा कि ये कुछ ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ठीक है। अब ऊर्जा इतनी होनी चाहिए या तापमान इतना उच्च होना चाहिए कि ये जो ऊर्जा ग्रहण करे या जो उष्मा ऊर्जा ग्रहण करे ये भी क्या हो, उच्च हो। और ये उच्च होने पर अपन जानते हैं कि उष्मा ऊर्जा किस रूप में ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन, गतिज ऊर्जा के रूप में, जिससे ये ना गति करने के लिए क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये फिर किसकी तरह व्यवहार करना स्टार्ट करेंगे, चालक की तरह। और कुचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, लगभग 10⁸ पॉजिटिव में होती है, जबकि चालकों की कितनी होती है, 10⁻⁻8। तो इसका मतलब अगर एक कुचालक पदार्थ एक चालक पदार्थ की तरह अगर व्यवहार करेगा तो क्या हुआ, उसकी प्रतिरोधकता क्या हो गई, कम हो गई इस तरफ। क्लियर नहीं आता? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता जो है वो तापमान में वृद्धि करने पर क्या होती है, कम होती है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में कि जब कुचालक पदार्थ के तापमान में वृद्धि करते हैं तो पदार्थ में या पदार्थ के लिख देता हूँ मैं, पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन उष्मा ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई विश्रांति काल का कोई इसमें सिस्टम है ही नहीं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि विश्रांति काल किस में होता है, चालक में होता है, जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से रहते हैं और वो पहले से टक्कर करते रहते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर टक्कर वाली तो पहले इसमें कुचालक में कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है।
अब होगा क्या, तापमान में वृद्धि करने पर इनकी गति ऊर्जा में वृद्धि होगी और जिससे इनको क्या मिलना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। गति ऊर्जा में वृद्धि होती है जिससे जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। इरेज कर देता हूँ इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे जिससे प्रतिरोधकता में कमी होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको आप इससे भी आप समझ सकते हो, सूत्र से भी, कि रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो से भी आप समझ सकते हो। देखो विश्रांति काल की कोई इसमें लेना देना नहीं था, तो आप विश्रांति काल को आप यहाँ पर नियत समझिए। एन यहाँ पर चेंज होगा। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, एन का मतलब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तापमान में वृद्धि करने पर क्या हुआ, तापमान में वृद्धि करने पर पहले इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, लेकिन अब तापमान में वृद्धि करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़े। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बढ़े। बढ़ने पर बताओ रो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आप इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो प्रतिरोधकता घटती है, ठीक है। और घटती कैसे है, चरघातांक के रूप से। तापमान में वृद्धि करें तो ये प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर में पहले बहुत ज़्यादा थी, पहले है ना 0 तापमान पर भी ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाद में ये चरघातांक के रूप से घटती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर ई जी अपॉन के टी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके लिए रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर ई जी अपॉन के टी, ये अपन ये वाला इस फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 में, ठीक है। चैप्टर 16 में अब बस इसमें इतना समझना है कि इसी सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके तापमान में क्या हो रही है, सॉरी इसकी प्रतिरोधकता में कमी हो रही है। ये ई का मतलब अपन जानते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, चरघातांक इसको कहते हैं। अब चरघातांक में अपन जानते हैं कि ग्राफ तो ऐसा ही बनने वाला है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हो गया बच्चों कुचालकों के लिए, ठीक है। अब हम लेंगे किसके लिए, अर्धचालक के लिए, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट है अर्धचालक की, इसको भी अच्छे से समझना है। कभी वो बहुत बार इसके बारे में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता, अर्धचालक की प्रतिरोधकता की तापमान पर निर्भरता। बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल कुचालक की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बस अर्धचालक के लिए, जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो 0 केल्विन तापमान पर, देखो अर्धचालक वे पदार्थ है जो 0 केल्विन तापमान पर कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। और इससे 0 केल्विन तापमान से अधिक तापमान पर ये व्यवहार करते हैं चालक पदार्थ की तरह। ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाकी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेंगे। किसमें, 16 चैप्टर में, 16 चैप्टर में हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। कुछ नहीं, बस इतना आप जानिए, जब 0 केल्विन तापमान है तो वो कुचालक है। बताओ कुचालक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके भीतर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 केल्विन तापमान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, लेकिन वो चालक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। कब, जब उसका तापमान बढ़ा देते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो बताओ क्या होगा, प्रतिरोधकता घट गई। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। तो आप इसमें वही सूत्र का आप चाहो तो उपयोग कर सकते हो, रो इक्वल टू एन ई स्क्वायर डिवाइड टो, सॉरी एम, रो इक्वल टू एम डिवाइड एन ई स्क्वायर टो, जो मैं पहले अभी कुचालक के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसमें भी बिल्कुल कुचालक की तरह ही है इसका पूरा सिस्टम। तो आप लिख सकते हो भाई अर्धचालक के तापमान में वृद्धि की जाती है, तो अर्धचालक में देखो अर्धचालक में वास्तव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंधों से बंधे हुए होते हैं। तो अर्धचालक में सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं,
सह संयोजक जो बंध होते हैं इसके भीतर, सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे सहसंयोजक बंध के टूटने, देखो वहां पर तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उत्तेजित होते हैं, ठीक है, कक्षाओं में बाहर निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं कुचालक में। जबकि इसमें क्या होता है कि इसमें तो थोड़े से तापमान में भी अगर वृद्धि कर देते हैं, जबकि कुचालक के लिए तो बहुत ज़्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं कुचालक पदार्थ के बारे में बताऊं, जैसे एक सूखी लकड़ी है, वो क्या है, कुचालक है, ठीक है। अब उस सूखी लकड़ी पर आप कोई बिजली का कोई तार लगा दो, ठीक है, और हाथ लगाओ, आप देखोगे उसमें कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया वाला आप विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दो, मतलब हाई करंट वोल्टेज उसी लकड़ी पर आप लगा दो, तो या तो वो लकड़ी जल जाएगी, ठीक है, या फिर वो उसमें उस पर हाथ लगाओगे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको करंट जो है वो अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस उच्च विभवांतरता, उच्च तापमान हुआ, तापमान उच्च चाहिए होता है कुचालक के लिए, ये बस इतना ध्यान रखना है। जबकि अर्धचालक में इतनी तापमान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्धचालक में तो थोड़ा सा भी तापमान अगर बढ़ा देते हैं तब ही वहाँ पर वो चालक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, कुचालक में और अर्धचालक में, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जिससे 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 प्रतिरोधकता में कमी होती है, प्रतिरोधकता में कमी होती है, कमी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होती है, ठीक है। और अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करना स्टार्ट करता है, और अर्धचालक अर्धचालक चालक की तरह व्यवहार करता है। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल वही सेम पॉइंट है, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या प्रोसेस होता है और इसके बारे में हाँ आप डिटेल से पढ़ लोगे कि इसमें 16वें चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ भी लोगे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और बाकी वही इसके लिए तापमान का और प्रतिरोधकता का अगर आप वक्र बनाओगे, ठीक है, तो वही चरघातांक के रूप से इसमें क्या होती है, कमी होती है, उसी तरीके से होगा, बिल्कुल डिट्टो है ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। आप चाहो इसके बारे में डिटेल से अगर समझना हो तो मुझे बता देना कि भाई सर इसमें अर्धचालक में और क्या होता है, क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ओके, ठीक है। तो ये तो था बच्चों कि पदार्थों के जो प्रतिरोधकता जो है उनकी तापमान पर निर्भरता। इसमें एक टॉपिक और दिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर आज थोड़ा थ्योरेटिकली ही पोर्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपिक है अतिचालकता। अतिचालकता, ये परिभाषा एक बार इसकी परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है, बोर्ड में पूछी जा चुकी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अतिचालकता एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, ठीक है। अतिचालकता आपने इसे कभी 10th क्लास में भी पढ़ा हो अतिचालकता के बारे में, कि इसमें क्या होता है अपन जानते हैं, जैसे अभी हमने देखा एक चालक पदार्थ की तरह है, चालक पदार्थ के लिए, कि जब हम चालक पदार्थ के तापमान में जब हम वृद्धि करते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन अतिचालक पदार्थ की विशेषता ये होती है कि ये वो पदार्थ होते हैं कि इनके तापमान में वृद्धि करने पर इनकी प्रतिरोधकता में कमी भी होती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है भाई, तापमान में कमी करने पर, तापमान में कमी करने पर, ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। तापमान में कमी करने पर प्रतिरोधकता में कमी होगी। और ख़ास बात यह है कि इन पदार्थों के लिए जब इनका तापमान लगभग 0 के समथिंग हो जाता है तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इनकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध 0 ही हो जाते हैं। अब सोचो, पर जब कोई चालक का प्रतिरोध 0 हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो प्रतिरोध 0 हो गया मतलब उसमें धारा आराम से प्रवाहित हो रही है बिना कोई अड़चन के, ठीक है। मतलब उनकी चालकता क्या हो गई, पहले की तुलना में बहुत उच्च हो गई, ये ध्यान रखने वाली बात है। चालकता क्या हो गई, बहुत ही उच्च हो गई, प्रतिरोध है ही नहीं। अब प्रतिरोध नहीं तो ऐसे पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ, ठीक है। और इस गुण को क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अतिचालकता, अतिचालकता में क्या होता है कि ये वे पदार्थ है
वे पदार्थ जिनके तापमान में कमी, देखो कोई भी ऐसा पदार्थ हालांकि है नहीं कि तापमान में कमी करने पर इनका प्रतिरोध नगण्य हो जाए, लेकिन एक ऐसा पदार्थ खोजा गया है और वो है पारा। वे पदार्थ जिनके तापमान में कमी करने पर प्रतिरोध में कमी होकर प्रतिरोध शून्य हो जाए, प्रतिरोध ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये आप नोट कर लेना एक बार, ठीक है। या चलो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, अब अपने पास में कोई पदार्थ है, ठीक है, और इस पदार्थ के अगर हम तापमान में कमी करते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। ऐसे कोई पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब ऐसा कोई, देखो कोई पदार्थ है भी नहीं, संभव भी नहीं है कि संभव, हालांकि संभव इस पर रिसर्च चल रही है। ऐसा पदार्थ मिला तब उसके बाद में इस पर रिसर्च चल रही है अभी भी, ठीक है। देखो अपन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होगा, चालक पदार्थ होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को आयनों से टक्कर करेंगे, और टक्कर करते हैं तभी जाकर हम टक्कर करते हैं तो उनकी गति ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, और उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसकी धारा में, आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो अतिचालकता या अतिचालक पदार्थ में क्या हो रहा है, ये वे पदार्थ है कि इनके तापमान में कमी करते हैं तो तापमान में कमी करने पर इनका प्रतिरोध शून्य हो सकता है। देखो प्रतिरोध शून्य हो सकता है। अब प्रतिरोध ही नहीं है, अब प्रतिरोध है ही नहीं तो धारा आराम से प्रवाहित होगी, और आराम से प्रवाहित होगी तो पहले कम प्रवाहित हो रही थी, अब धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होगी, ठीक है। इसका मतलब ये एक उनकी जो चालकता है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, इनफाइनाइट हो गई, मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि वो अतिचालक हो गई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिया गया अतिचालक, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अतिचालक पदार्थ, और इस गुण को क्या कहते हैं, अतिचालकता इसको कहते हैं। खास बात ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, किसमें 7वें 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, चुंबकीय पदार्थों में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का भी एक इसमें गुण होता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के तापमान में वृद्धि जब कमी करते हैं तो वो एक अणुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है ना, अणुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और यही बात है कि अणुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकता थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, और चुंबकता ज़्यादा होती है तो फिर ऐसे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो फिर उसका हम उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर में हम इसका उपयोग करते हैं, कोई बिजली के उपकरण होते हैं या हमें उच्च चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता है, ठीक है। जिसमें उदाहरण यहाँ पर लिख देता हूँ। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, उदाहरण अतिचालक पदार्थ का कौन है, पारा, ये ध्यान रखना है, पारा इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है, पारा, ठीक है, मरकरी, ठीक है, ये इसका उदाहरण है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, देखो पारा जो है एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। पारा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के तापमान में कमी करने पर वह अणुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करे, ऐसे प्रभाव को माइसनर प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि इसके बारे में ये परिभाषा आगे उसमें भी है, 8वें चैप्टर में भी है, और यहाँ पर भी इसमें दी हुई है, तो मैं दोनों के बारे में ही लिखा दूंगा, ठीक है। मैं माइसनर इफेक्ट के बारे में आगे लिख दूंगा। अभी उपयोग के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। उपयोग क्या क्या है, उपयोग है उच्च चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, उच्च चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उच्च चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तथा इसके अलावा इसका उपयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में भी इसका उपयोग करते हैं, बहुत जगह उपयोग किया जाता है इसका, ट्रांसफार्मर में भी इसका उपयोग करते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है।
एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, और वो है क्या, माइसनर प्रभाव। माइसनर प्रभाव, माइसनर प्रभाव। देखो, हम चुंबकीय पदार्थों के बारे में मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। चुंबकीय पदार्थ के बारे में हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण होता है कि उसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसका उदाहरण है पारा। तो इसमें माइसन प्रभाव क्या होता है कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि ये चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ही देखा गया अभी तक ऐसा प्रभाव, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के तापमान में कमी करते हैं तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। इस प्रभाव को माइसनर प्रभाव कहते हैं। माइसनर प्रभाव कहते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है। तो ये माइसनर इफेक्ट होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। मैं इसके बारे में और बता दूंगा आपको। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इसमें ये हमने थ्योरेटिकल सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट चैप्टर होगा, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले मैं आपको कुछ इस पर बेस जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको मैं करवाऊंगा। जो नेक्स्ट पहले वाला जो टॉपिक था प्रतिरोधक तापमान पर निर्भरता, इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप चाहो तो बुक से कर भी सकते हो, और मैं इसके न्यूमेरिकल जो है वो कल आपको करवा दूंगा, ठीक है। या फिर हो सकता है, अभी देखो मेरे पास टाइम, चलो मैं बता देता हूँ, एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ। बाकी एक मैं आपको अभी मैं एक ही न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, बाकी के और जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, इस पर कैसे प्रतिरोध तापमान पर निर्भरता के कैसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। मैंने कहा जैसे T = 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, T = 0 डिग्री केल्विन पर कोई प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है R0 का मैंने, और वो है बच्चों कितना, 20 ओम है। स्टार्टिंग में मेरे पास है जैसे ये एक चालक है, मैंने कहा कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आप चाहो तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हो, 0 जो भी आप लेना चाहो। मैंने स्टार्टिंग में बस एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि इतने तापमान पर यदि इसका प्रतिरोध अभी इतना है। फिर मैंने कहा कि मैंने इसका तापमान बढ़ा दिया, और तापमान बढ़ाकर मैंने इसका कर दिया कितना, जैसे 50 डिग्री कर दिया, ठीक है, या 27 मान लो भाई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया मैंने, ठीक है। अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो इसका प्रतिरोध कुछ प्राप्त हुआ, ठीक है, पर प्रतिरोध मान लो कुछ प्राप्त हो गया। मैंने कहा भाई 50 ओम हो गया बढ़कर। तो इसमें पूछता है आपसे कि इसका ताप गुणांक ज्ञात करो भाई, अल्फ़ा ज्ञात करके बताओ। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं बस। ये कई बार अल्फ़ा दे देता है तो R0 सॉरी यहाँ पर ये आर है, ये ठीक है, R0 नहीं है ये आर है, ठीक है। कभी बार क्या होता है कि ये दे दिया जाता है, ताप गुणांक दे देते हैं, और फिर उसके बाद में प्रतिरोध पूछ लेते हैं, या फिर उसमें से ये चारों दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं, कभी बार ये सब दे देते हैं, ठीक है, तापमान पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैसे सोल्व करोगे, बस सूत्र पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, बस आपको इसमें सूत्र लिख देना है। सबसे पहले R = R0 ब्रैकेट 1 + अल्फ़ा, ठीक है, ब्रैकेट T - T0 आप लिखिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको, अल्फ़ा ज्ञात करना है। तो पहले आप इसको अरेंज कर दो अच्छे से, ताकि अपना एक सूत्र प्राप्त हो जाए। मैं इसको लिखूँगा R = R0, इसको R0 को मैंने इंटू कर दिया, R0 + R0 अल्फ़ा ब्रैकेट में क्या चल रहा है, T - T0, ठीक है।
फिर उसके बाद में करना क्या है, आर नोट इधर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों क्या बन गया, आर माइनस आर नोट इक्वल टू आर नोट अल्फ़ा टी माइनस टी नोट। अल्फ़ा ज्ञात करना है तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट ब्रैकेट टी माइनस टी नोट, ठीक है। अब देखो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आर कितना दिया था, 50 दिया था, आर नोट कितना दिया हुआ था, 20 दिया था, डिवाइड कर दिया आर नोट 20, ठीक है। टी कितना दिया मैंने, जैसे 27 दिया, माइनस 0। बस अब आप सोल्व कर लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा अल्फ़ा का मान। क्लियर यहाँ तक? तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, और इस पर बेस में और भी एक दो न्यूमेरिकल बुक के अच्छे न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको कल वाले लेक्चर में करवाऊंगा। और हम प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ने वाले हैं, तो कल वाला लेक्चर अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।